हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने लेक्चर 3 कवर कर लिए रिएक्शन मैकेनिज्म के। तो क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है? बताओ क्या होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो चल के जाएंगे अटैक करने के लिए, और बेस जो होंगे वो H प्लस को निकालेंगे, है ना। लेकिन एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही बिहेवियर शो कर पाएगा, चाहे वो अपना न्यूक्लियोफाइल वाला काम करे चाहे वो बेस वाला काम करे। और अपना जो ये बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, है ना। तो ये पता करना बच्चों बड़ा ही खतरनाक होता है कि ये अब ये बेस की तरह काम करेगा या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो ये टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ अपने को पता लग जाता है कि सर इस रिएक्शन में ना ये बेस की तरह काम करेगा, और वो एलिमिनेशन रिएक्शन होने लग जाती है ना। और अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लग जाती है। अभी उनके बारे में अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन अपन थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं, क्लियर है। फिर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। NU माइनस लिख देता हूं, NU माइनस ऑर्डर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चल रहे हैं अपन, है ना। जैसे मान लो SH माइनस, इज इट क्लियर। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है बच्चों, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। यहाँ से चले अपन तो न्यूक्लियोफाइल्स की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम होती गई। और आपको तो पता है कि नेगेटिव चार्ज वालों की ज़्यादा होती है, न्यूट्रल वालों की तो बहुत कम होती है। इसलिए एल्कोहल हुआ, पानी हुआ, ये लोन पेयर अटैक करने वाले होते हैं और उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना। लेकिन क्या आपको इनके सभी नाम पता है? चलो SH माइनस का नाम क्या है? इसका नाम बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है। इसका नाम है साइनाइड। इस आई का नाम क्या है? आयोडाइड। OH माइनस का नाम है तो हाइड्रोक्साइड। और इसका एजाइड। एजाइड N3 माइनस इज नोन एज एजाइड। Br माइनस का नाम होता है ब्रोमाइड। और PH ये जो बेंजीनिक रिंग है ये फिनोल से आया हुआ है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनोक्साइड। और ये एसिटिक एसिड से आया हुआ है तो उससे आया हुआ एसीटेट आएगा ये। क्या लगता है ना? इसका बोलो क्लोराइड, फ्लोराइड, एल्कोहल, लास्ट में कौन है? H2 वाटर। आपको ये एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखे हुए हैं कि भाई ऐसे ऐसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जाती है भाई, है ना। तो मैं ना इसको एक डिकोडिंग करने के लिए आपको एक थोड़ा शॉर्टकट सा बता दूं ऐसे ना, इसको याद करने का तरीका देखो। आप हिंदी समझ लोगे ना। सफलता की सनक इंडिया होलैंड की आजादी। आजादी बर्बाद करती है। बर्बाद करती है। फोकट में ऐसे कोई फालतू में
एल्कोहल में पानी नहीं मिलाता। ये देखो बच्चों मैंने क्या लिख दिया है ना। ये कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, एजाइड, ब्रोमाइड और फिनोक्साइड, एसीटेट आयन और क्लोराइड, फ्लोराइड, इस टाइप से है ना। अब ये सफलता की सनक, मतलब सफलता पाने के चक्कर में, सनक मतलब सफलता के लिए जोश, उसके चक्कर में इंडिया और हॉलैंड की आज़ादी है ना वो बर्बाद हो गई। क्लियर है ये बात? सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करती है। फोकट में ऐसे, फोकट मतलब फिनॉक्साइड, ऐसे मतलब एसीटेट, आज़ादी मतलब एजाइड, बर्बाद मतलब ब्रोमाइड है ना, हॉलैंड मतलब हाइड्रोक्साइड, इंडिया मतलब आयोडाइड, सनक मतलब साइनाइड, सफलता मतलब सफलता सल्फर से रिलेटेड है ना। फोकट में ऐसे कोई फालतू में एल्कोहल में पानी नहीं मिलाता, मतलब फोकट में ऐसे कोई भी एल्कोहल में पानी मिलाना नहीं चाहता। तो क्या करना चाहता है वो? तो मान लो आदमी ज्यादा हो गए है ना, आपको पता चल गया अभी पार्टी करने वाले ज्यादा है, तो उस केस में उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला के समय टाइम पास कर देते हैं, बाबूजी आज पानी के साथ आप इसको पियो है ना। बाकी फोकट में ऐसे कोई एल्कोहल में पानी नहीं मिलाना चाहता। बच्चों याद रखना, एल्कोहल इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। एल्कोहल जो होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है कि उसमें एक R लिखा होता है, प्लस आई का उसे सपोर्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। याद रहेगी बात? ओके। मैंने यहाँ पे सब टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स को कवर नहीं किया है, डेफिनेट सी बात है। कल को कोई थोड़ा बहुत और आता है तो उसे आप कहाँ कहाँ लिखोगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि RO माइनस को आप कहाँ लिखना चाहोगे, RO माइनस को, तो RO माइनस कहाँ है? OH ये रहा बच्चों। तो यहाँ पे अगर मैं एक R लगा दूं तो उसका प्लस साइड सपोर्ट मिलेगा और वो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी है ना, चाहे बेसिसिटी बोलो चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहाँ पे अगर लिखना हो तो मैं RO माइनस को यहाँ लिखता। मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है कि आपने ये सीरीज के अंदर शामिल नहीं किया गया है ना। मैंने बोला RS माइनस लिखना होता तो SH माइनस का है वो सबसे आगे है, तो उससे भी आगे होता है RS माइनस। क्या लगता है बताओ, कर लोगे ना ऐसे? ओके। अब देखो बच्चों, ये कोई बोलेगा सभी न्यूक्लियोफाइल्स है क्या ये बेस की तरह काम कर सकते हैं? तो डेफिनेटली बच्चों ये बेस की तरह काम कर सकते हैं है ना, लेकिन वो रिएक्शन के अंदर अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे या न्यूक्लियोफिलिक, वो डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने आपकी हेल्प करने के लिए 3 कैटेगरी बना दी है। जैसे कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 में मैंने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक करेक्टर। मीन्स व्हाट? कि वो अपना करेक्टर डोमिनेट रखेंगे न्यूक्लियोफाइल वाला, मीन्स वो अटैक करना प्रीफर करेंगे और H प्लस निकालने वाले काम वो कम करते हैं। तो बोले ऐसे कौन है जो अटैक करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और H प्लस निकालने में कम विश्वास रखते हैं? जैसे कि मान लो हेलोजन जितने भी होते हैं ना बच्चों, वो सारे यही करते हैं, ये अटैक ही करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रीफरली Br माइनस, Cl minus, I minus, cyanide. Cyanide is a very strong nucleophile. Then SH minus. SH minus never wants to remove H plus. Then it wants to attack on that electrophile. वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की कोशिश करता है ना, एसीटेट आयन इस टाइप से है ना। मतलब कह रही हम लोग नेगेटिव चार्ज वाले मोस्टली, देखो मैंने जो लिखे हैं वो वाले, ऐसे आप कोई भी नहीं। और एक जो न्यूट्रल है लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करता है, विच इज अमोनिया। ये बच्चों याद रखना, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और वो हमेशा अटैक कराने की ही कोशिश करता है। H प्लस निकालने में इसको ज्यादा विश्वास नहीं है। क्लियर है ये बात? कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल with strong basic character,
और एक कैटेगरी नंबर 2 में बोलेंगे कौन कौन आएगा, जैसे कि मान लो कार्बेनाइन है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बच्चों एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। OH माइनस के साथ भी एक आनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक भी कर सकता है और H प्लस निकालने का मौका मिले तो ये बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। NH2 माइनस, OH माइनस, R माइनस और RO माइनस। RO माइनस के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, RO माइनस के अंदर बच्चों जैसे बहुत सारे हो सकते हैं ना, RO माइनस कोई भी टाइप का हो सकता है। अगर आपकी M की जगह सॉरी एक कार्बन ले लो तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्साइड, है ना। जैसे कि मान लो आपने ET ले लिया तो बोले इसका नाम हो जाएगा इथोक्साइड, है ना। आपने मान लो आइसोप्रोपाइल टाइप ले लिया तो बोलेंगे आइसोप्रोपोक्साइड। मान लो टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लिया तो बोलेंगे टर्सरी ब्यूटोक्साइड। इज इट क्लियर और नॉट। तो बोले ये चाहे कोई भी हो, RO माइनस जैसे जितने भी हैं दे आर कंसिडर एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। इट मींस ये कैटेगरी नंबर 2 सबसे खतरनाक रहेगी अपने लिए, है ना, क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल वहां पे सब कुछ क्लियर रहेगा, क्योंकि आपको पता है भाई सर ये पढ़ा रहे सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे, मे बी SN1 और SN2। जब मैं आपको एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो भी आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ सर अब एलिमिनेशन पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वही टाइप की रिएक्शन होने वाली है। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन चैप्टर इज कंप्लीटेड देन हाउ टू डिसाइड कि दिस रिएक्शन गोज टू विच मेथड। इट मींस कि यहाँ पे सर एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर बाद में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा खुद को, है ना। और वो सबसे डेंजरस अपने लिए बात होगी। और ये कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप टाइम के साथ सब चीजें इसे ध्यान से सीखो, सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, बाद में आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 इसमें जो अपन किसको शामिल कर रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल विथ वीक बेसिक कैरेक्टर। मतलब कोई काम का नहीं हो, ना तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ना ही वो अच्छा बेस है। नाइट्रोजन जितने भी अपने पास लोन पेयर वाले ना बच्चों वो वीक कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर छोड़ दो। जैसे मान लो पानी है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, काफी वीक बेस है या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल हो गए, है ना, पानी हो गया, एल्कोहल हो गए, कोई भी जो लोन पेयर रखता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर मोस्टली, जैसे एसिटिक एसिड हो गया या फिर ऐसे बोल दो ना कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये जो है ना इस टाइप के जो होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, अटैक वटैक में कम ही विश्वास रखते हैं और ये इवन वीक बेस भी होते हैं। H+ निकालने का अगर भी मौका मिले तो भी ये बिल्कुल राजी नहीं है भाई, है ना। तो इस टाइप से अपन ने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में थोड़ा बहुत कवर किया। अब देखो एक चीज और, जैसे एक वर्ड आता है उसका नाम है तो लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है शॉर्ट में से क्या बोलेंगे, LG। मान लो कोई R लिविंग ग्रुप लिखा हुआ है, क्लियर है। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक करने की कोशिश की, तो बोले अटैक कहाँ करेगा भाई, तो बोलेंगे जैसे ये इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे मोस्टली डेल्टा प्लस आएगा, तो इस पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। ये बहुत ही इजीली रिएक्शन हो जाती है। इस टाइप की जो रिएक्शनें होती है उनको अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। इतना थोड़ा आइडिया लगा। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल दैट इज नॉन एज ए लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब है जो छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे ग्रुप, नाम से पता चल रहा है लिविंग ग्रुप, यहाँ से निकल जाएंगे ना, दे वांट्स टू लीव। तो कितना जल्दी निकल जाएगा ये डिसाइड अपन कैसे करेंगे। जैसे लेट सपोज मान लो मैंने आपसे बोला कि एक तो Br लिखा हुआ है, एक मान लो Cl लिखा हुआ है, इन दोनों पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। मान लो इन दोनों पे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो जब इन दोनों पे अटैक हुआ
तो इसको इसने बाहर कर दिया, इसको इसने बाहर कर दिया। न्यूक्लियोफाइल्स आर सेम, मान लो दोनों में न्यूक्लियोफाइल क्या थे, सेम थे, लेकिन क्या दोनों की रेट सेम होगी? यहाँ पे क्या निकला, Br माइनस, और यहाँ पे क्या निकला, Cl माइनस। इज इट क्लियर और नॉट? लेट सपोज दिस वन रिएक्शन हैपेंस विथ रेट 1 एंड दिस वन विथ रेट 2। ये दोनों रेट 1 और रेट 2 से रिएक्शन चल रही है। आर दे इक्वल, रेट 1 और रेट 2 दोनों क्या रेट सेम होगी? नहीं। तो अपन को पता चल गया कि सर ऐसा कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि सर Br पहले निकलेगा या Cl। आप एक बार ध्यान दो, ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले के साथ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेबल मानता है तो डेफिनेटली रिएक्शन इधर जल्दी जाएगी। अपन इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, सर ये लिविंग ग्रुप अच्छा है। और बनने वाला अगर नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा नहीं है, या फिर वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है, तो क्या बोलेंगे, सर ये एक वीक लिविंग ग्रुप है, ये निकलना नहीं चाहेगा। इसका मतलब अपने माइंड में क्या कोटेशन चलाना चाहिए रिगार्डिंग लिविंग ग्रुप? अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा तो डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर कम। इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, स्टेबल एनायन, आप नेगेटिव चार्ज बनाओ, नेगेटिव चार्ज को चेक करो, स्टेबल एनायन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होंगे, बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल ज्यादा समझता है तो डेफिनेटली इसके बेसिक कैरेक्टर कम होंगे। इसका मतलब वीक बेस, वीक बेस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। बोथ आर करेक्ट, आपको जो अच्छा लगे। ये अपने लिए बच्चों एक कोटेशन हो गया, एक नारा हो गया लिविंग ग्रुप के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे लेट सपोज when nucleophile attack that carbon, the Br remove as a Br minus, same as a Cl minus. Which one is more stable? When top to bottom साइज से देखते हैं, Br minus is more stable than Cl minus. It means Br minus चाहेगा मैं बनूं, the reaction goes in a forward direction fastly. It means rate 1 is greater than rate 2. ऐसे चेक करना है बच्चों, कर लोगे ऐसे? ओके। तो बोले लिविंग ग्रुप का तो ये फंडा है, वह आप स्टेबल एनाइन देखो, चेक करो, लिविंग एबिलिटी पता लग जाएगी, कौन जल्दी निकलेगा, कौन छोड़ के चला जाएगा। जैसे मान लो कुछ एक एग्जांपल करेंगे अपन लिविंग एबिलिटी पे। चलो बताना मुझे, RO माइनस OH माइनस OH माइनस SH माइनस पानी, अमोनिया, नाइट्रोजन, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस
जैसे देखो आपको बोला गया कि लिविंग एबिलिटी इन दोनों में किसकी ज्यादा है, तो आप बताओगे इससे करोगे क्या फंडा रहेगा, स्टेबल एनाइन इज ऑलवेज स्टेबल एनाइन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, और या फिर ऐसे चेक कर लो कमजोर बेस होंगे वो हमेशा लिविंग ग्रुप अच्छे होंगे। तो बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा है, इसका प्लस आई लग रहा है ना, इसमें कुछ नहीं लग रहा, तो स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला। तो स्टेबल अगर ये है तो डेफिनेटली दिस वन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। चलो इसमें बोलो कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, साइज से देखोगे ना ऊपर से नीचे आते हो तो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, लिविंग ग्रुप अच्छा। क्लियर है, इसमें बच्चों कोई चार्ज वार्ज नहीं है, आप बेसिक कैरेक्टर से पता कर लो। मुझे बताओ क्या, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन पता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, इज इट क्लियर और नॉट, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो नाइट्रोजन का sp हाइब्रिड है, काफी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका लोन पेयर तो डोनेट करने का सवाल ही नहीं है, इसका मतलब वीक बेस, तो नाइट्रोजन तो बहुत ही अच्छा हो गया क्या, लिविंग ग्रुप, वीक बेस ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, ये अपना नारा है। चलो बताओ इन दोनों में कौन है, तो मुझे ये बताओ दोनों में बेस कौन अच्छा है। मान लो अगर मैं बोलूँ पानी और अमोनिया दो लोन पेयर है, इनको डोनेट करके आना है, कौन जल्दी डोनेट करके आ जाएगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो देगा नहीं, तो ये बेस अच्छा हो गया ना। तो अगर ये बेस अच्छा है तो फिर लिविंग ग्रुप कमजोर, क्यों कि वीक बेस इज ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप, तो पानी अमोनिया और इस टाइप से उठ रहा है, तो मुझे थोड़ा बेटर लिखना पड़ेगा इसमें, है ना, नाइट्रोजन बाद में पानी और बाद में अमोनिया, सही लिखा है मैंने, वीक बेस इज ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद में बताओ अगला वाला सोचिए, बताओ ये ऊपर से नीचे आ रहे हो, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो स्टेबल एनाइन ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप। इसमें बोलो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये पहले लेक्चर में बात कर ली थी जीओसी के, ऐसे इस टाइप की है ना, कभी क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, विद्युत ऋणता से, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, अगर इसके ऊपर स्टेबल ज्यादा तो ये लिविंग ग्रुप बेटर, ये लिविंग ग्रुप बेटर। इसमें बोलो ये रेजोनेंस करने वाला है, ये भी रेजोनेंस करने वाला है, ये भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने वाला है, लेकिन ये दो इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा, ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये सिंपल रेजोनेंस करेगा, ये सिंपल रेजोनेंस करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो मुझे, तो इनडायरेक्टली आप तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, तो क्या ऑर्डर आएगा, ये 3 इक्विवेलेंट आरएस है बी वाला, उसके बाद में सर ये 2 इक्विवेलेंट आरएस है और ये सिंपल रेजोनेंस है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस अगर कोई मॉलिक्यूल करेगा तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबल एनाइन इज ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप, इट मींस दिस ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा बात समझ में आ गई। चलो देखो इसमें बोलो कौन सा नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे मैंने CF3 कर दिया, ये माइनस आई लगाएगा और माइनस आई लगाएगा तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या लगता है बताओ, ओके, और स्टेबिलिटी ज्यादा लिविंग एबिलिटी ज्यादा। चलो इसमें देखो कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, इसका कैसा इफेक्ट होगा, प्लस एच, Br का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस एम माइनस आई, बट हेलोजन किसके लिए जाने जाते हैं, खींचने के लिए, तो माइनस आई डोमिनेंट रहेगा। NO2 का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस एम रहेगा ना। तो बोलेंगे अगर मैं ऐसे लिखूं कि ABCD करके, तो आप इसका ऑर्डर क्या लिखना चाहोगे, लेट सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, लिविंग एबिलिटी का क्या ऑर्डर लिखना चाहोगे, ये नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल तो बोलेंगे D, उसके बाद में Br वाला तो बाद में C, ये तो उल्टा दे और रहा है तो दे रहा है तो इससे अच्छा तो B ठीक है A से। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। ये अपने लिविंग एबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया, थोड़े बहुत इनके नाम याद रखना बच्चों। ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड का नाम होता है ट्रिफ्लेट, ट्रिफ्लेट। PH और कर लो, चलो छोड़ो ऐसे लिख लो, क्लियर है। ये जो नाम लिखा ना, इसका नाम बच्चों A वाले का टोसाइलेट, टोसाइलेट,
ये बी वाले का नाम, बी आर जब लिखा रहता है ना तो उसका नाम हो जाता है ब्रोसाइलेट, ब्रोसाइलेट। NO2 लिखा हुआ है ना उसका नाम है नोसाइलेट, नोसाइलेट। इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बेंजीन लिखा हुआ है ना सिर्फ, इसलिए इसका नाम है बेसाइलेट, बेसाइलेट है ना, नोसाइलेट, टोसाइलेट ऐसे करके। और है ना इतना बड़ा बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑर्गेनिक में, इतना इतना जो पार्ट होता है ना ऐसे, इतने इतने को बच्चों टीएस बोलते हैं, टीएस शॉर्ट में, टोसाइलेट को टीएस। जैसे पूरे को लिखना हो तो TSO माइनस, ये पूरा क्या है TSO माइनस, इसका नाम है टोसाइलेट। क्लियर है ना। चलो एक और एग्जांपल बताओ तो मुझे इस बात पे, 9th नंबर पे, CF3SO माइनस C4H9, C4H9 क्लियर है। ओके इस टाइप से, चलो ये रहने दो कि तो सिंपल ही हो गया ना, वो एफ लगा हुआ है। छोड़ो, अगर मान लो इनमें आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक कौन है, तो जैसे अगर मान लो बोले कि ये जो है ना ट्रिफलेट, ये ट्रिफलेट बहुत अच्छा है बच्चों ना, और ट्रिफलेट की जो लिविंग एबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो ट्रिफलेट तो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत इनका भी ऑर्डर लिख पाओगे ना कि बाद में कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। इज इट क्लियर और नॉट, है ना। तो ये बात याद जरूर रखना बच्चों, ट्रिपलेट ना कोई छोटा मोटा लिविंग ग्रुप नहीं है, बेस्ट लिविंग ग्रुप में इनका नाम आता है, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है। क्लियर है ये बात। ओके लिविंग ग्रुप में और क्या है आप याद रखोगे, लिविंग ग्रुप में एक चीज आप ये याद रखना, जैसे कुछ लिविंग ग्रुप्स ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने आप को ना निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब ऐसे, जैसे कि मान लो मान लो एल्कोहल है, यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया मान लो माइनस करके, बात ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए भाई, जैसे कि मान लो ये NU माइनस आया, अटैक किया, ये मान लो बाहर हो गया, और RNU करके और OH माइनस बन गया मान लो, ये बच्चों रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो बोले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और अगर मान लो मैंने बोला कि जैसे RNH2 है ना, RNH2 है, और न्यूक्लियोफाइल आया और इसने इस पे अटैक कर दिया, और RNU और यहाँ पे मान लो NH2 माइनस बन गया, तो ये भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। बट ऐसा क्यों होता है कि ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं होने देते हैं, ये अपने ऊपर, ये एल्कोहल हुआ या एमीन हुआ, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट इनवाइट नहीं करते हैं कि वो अटैक कर दे। उसका रीजन ये रहेगा कि यहाँ पे क्या निकला बच्चों OH माइनस, और यहाँ पे क्या निकला हुआ NH2 माइनस। ये क्या नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या लगता है आपको, नेगेटिव चार्ज ठीक है ना, स्टेबिलिटी बात समझ में आ गई, नेगेटिव चार्ज भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इनमें ये है कि अगर मान लो ऐसे डायरेक्ट अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इनकी बेसिसिटी जो है ना, ये कोई वीक बेस नहीं है। जैसे OH माइनस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि OH माइनस तो कहाँ होता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो वहां पे होते हैं ये रियल में। तो OH माइनस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये इतना खतरनाक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसकी लिविंग एबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि वो निकलने के लिए इस टाइप से तैयार नहीं है, क्योंकि वीक बेस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप। सेम केस NH2 माइनस के साथ है, ये सोडामाइड वगैरह में NH2 माइनस यूज होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत आपने वो कैटेगरी लिखी है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें दोनों के दोनों थे ये, है ना। तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, सो दे नेवर वांट टू बिकम ए बेटर लिविंग ग्रुप। इसका मतलब लिविंग ग्रुप अच्छे बनने ही नहीं चाहेंगे। तो क्या करें उस केस में, अपन क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों पुअर लिविंग ग्रुप है, दोनों एक काम की नहीं है ना। तो OH एंड NH2 आर पुअर लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, कई बार मान लो अगर पुअर लिविंग ग्रुप आ गया और मैं ये चाहता हूं कि ये हटे, तो फिर उसे अपन अच्छा बनाएंगे। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप वी मेक देम बेटर। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप we make them
बेटर लिविंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चल गया कि सर एल्कोहल सीधा सीधा तो नहीं निकलेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के केस में, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं H प्लस की प्रेजेंस लूंगा बच्चों, है ना। तो H प्लस ले लेंगे एक बार, तो फिर इसका क्या होगा, क्या रोल होगा, तो बोलेंगे रोल तो ये है कि ये लॉन पेयर इसको देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, लॉन पेयर H प्लस के साथ रिएक्शन की, है ना, डोनेट किया उसने और ऐसे बन गया वो। क्या ये बात सही है? और बाद में क्या होना चाहिए भाई, H2 आपको पता होना चाहिए H2 कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों है लिविंग ग्रुप? क्यों न्यूट्रल बनेगा, सीधा निकलेगा तो। और आपने वो भी बताया भी था कि पानी तो कितना वीक बेस है, कहाँ लोन पे डोनेट करता है, H2, OH माइनस नहीं H2। क्यों कि यहां से अगर ये निकला तो ये R पॉजिटिव बनेगा ना, R पॉजिटिव बना, कार्बोकेटाइन बना, और साथ में क्या निकल गया, H2। तो H2 तो तुम्हें पता है कि बहुत ही वीक बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, और अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दिस वन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, और वो अपने आप ही निकल भी गया, है ना। ओके, उसके बाद में जो भी न्यूक्लियोफाइल आपको अटैक करना है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और पॉजिटिव सेंटर के साथ जुड़ के और रिएक्शन को करवाएगा। मेरी बात सुनाई? डायरेक्ट अटैक मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं इनडायरेक्टली उसके साथ ऐसा काम किया। क्या क्लियर हुई बात? या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि OH आया, सामने मान लो TSCl आया, TSCl मीन्स को टोसाइल क्लोराइड, है ना। तो ये टोसाइल क्लोराइड आएगा तो वो सेम ही काम हो जाएगा, वो अटैक वटैक करेगा, ये बाहर करेगा, और OTS जैसे कंपाउंड बन गए। मान लो OH इज नॉट लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, लेकिन OTS है ना, वो OTS माइनस याद आ गया, वो एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो आपने इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया। इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप वी मेक देम बेटर लिविंग ग्रुप, उन्हें अपन बनाएंगे बढ़िया। तो बाद में क्या होगा, ये अपने आप ही निकलने की कोशिश करेगा, R पॉजिटिव बना, बाद में जो भी आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बना देगा, और साथ में ये OTS माइनस एज ए लिविंग ग्रुप पड़ा रहेगा। क्लियर हुई नहीं हुई? जैसे RNH2 है, लेट सपोज RNH2 है, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कभी नहीं होता बच्चों, इसका प्रोटोनेशन भी अपन कराना प्रीफर नहीं करते। इसका एकमात्र रास्ता है, वो अभी अपन रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्लियर है ना। या फिर एक मैं कुछ तरीके बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे होते हैं। आप डायरेक्ट HNO2 लो या फिर NaNO2 प्लस HCl लो, दोनों में से कोई भी रिएजेंट लो। ये एक्चुअली के अंदर एक डाइएजोनियम सॉल्ट तैयार करता है, और अभी के लिए अपन को पता भी नहीं है तो चलेगा, अपन को अभी नॉलेज नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस NH2 ग्रुप को ये कुछ इस टाइप से कन्वर्ट कर देता है, ये N2 पॉजिटिव Cl माइनस, और नाइट्रोजन गैस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप या फिर वेरी बेटर लिविंग ग्रुप। इट मीन्स N2 अपने आप निकलेगा और ये पॉजिटिव चार्ज मिलेगा यहाँ पे, और आगे जो भी आपको रिएक्शन करानी है इसके साथ वो रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा RNu माइनस। ऐसे करके अपन कोई अगर मान लो इन केस ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप वी मेक देम बेटर, अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो। ओके, नाइट्रोजन बच्चों, नाइट्रोजन एक पानी, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक पानी और एक नाइट्रोजन, तीन अपने पास ऐसे लिविंग ग्रुप्स होते हैं जो अपने आप ही निकलते हैं। आपको कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ से H2 निकल रहा था तो अपने आप निकल गया, यहाँ से N2 निकल रही थी तो अपने आप निकल गया। एक दो जगह आएगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वहां पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आएगा तब अपन देखेंगे ये अपने आप ही निकलने की ट्राई करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर ऐसे कह सकते हैं दे आर वेरी वेरी बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इन्हें आप याद रखना, ये बेस्ट लिविंग ग्रुपों में आते हैं। बेस्ट लिविंग ग्रुप तीन याद रख पाओगे ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये, अपने आप ही निकलते हैं। बाकियों को तो अटैक करके निकालना पड़ता है, लेकिन इनको कोई अटैक नहीं करना पड़ता। अगर N2 को निकलना हो या कार्बन मोनोऑक्साइड को निकलना हो या पानी को निकलना हो तो अपने आप ही वो छोड़ के चले जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको नोट डाउन करो। अब बच्चों ये क्लियर हो गया है ना, लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप्स को कैसे चेक करते हैं। क्या नारा लगाओगे जब भी लिविंग ग्रुप याद करोगे? तो स्टेबल एनाइन इज ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप, या फिर वीक बेस इज ऑलवेज बेटर लिविंग ग्रुप, इस टाइप से। तो आइडिया लग गया। अगर मान लो कोई कमजोर लिविंग ग्रुप हुआ तो, जैसे OH हुआ, NH2 हुआ, तो उसे निकालने के लिए नए नए अपन
तरीके अपनाएंगे, ऐसे निकाल दो सर, इसको ऐसे निकाल दो। अपन कभी भी डायरेक्ट अटैक करके नहीं निकाल सकते। और क्या याद रखना आपको, ये जो 3 लिविंग ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप में आते हैं। इनको अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, इतने खतरनाक लिविंग ग्रुप है तो ये छोड़ के चले जाते हैं अपने आप ही, है ना, अपने आप निकलते हैं। पानी अपने आप निकलेगा, H2O, नाइट्रोजन का अपने आप का निकलना, कार्बन मोनोऑक्साइड का अपने आप निकलना। इज इट क्लियर? ओके। रिएक्शनों पे आने से पहले एक बच्चों रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि रिएक्शन के इंटरमीडिएट अपने पास कार्बीन है, नाइट्रीन है, कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल्स है, बेंजाइन है। एक बार आपको पता है ना, ये सब अपने डिस्कस कर लिया है पहले ना। ओके। उसमें एकमात्र एक कार्बोकेटाइन ऐसा है जो अपने आप की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट करता रहता है ना, केवल कार्बोकेटाइन। इसीलिए कार्बोकेटाइन की जो रिएक्शंस होती है वो अच्छी रिएक्शंस बनती। क्यों? कि कार्बोकेटाइन अपने आप को टाइम के साथ अच्छा करता जाता है, अच्छा करता जाता है मतलब अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जीओसी में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं किया है ना अच्छे से, या फिर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो फिर बाद में ये सब काम की नहीं है बातें। तो मैं एक बार आपको कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी का नॉलेज होना आपको बहुत ही क्लियरली चाहिए, कौन ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि रीअरेंजमेंट के दौरान हमेशा कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मींस व्हाट, पहले अगर कम है तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा के और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कल को आपको ये नहीं पता कि सर ये स्टेबल ज्यादा है या फिर ये वाला, तो फिर उस केस में रीअरेंजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मेरी बात समझ पाए? तो चलो मैं आपको ना सिर्फ 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मुझे 10 एग्जाम्पल में बताना कि कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कौन सा नहीं है। रिवाइज करो जल्दी से। अभी अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल कर लो चलो जल्दी से। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नंबर 1, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं मुझे, ठीक है ना। चलो करो, याद करो। कार्बोकेटाइन की जब भी स्टेबिलिटी देखते हैं तो पहले क्या देखते हो? क्योंकि मीजोमेरिक से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बात मानते हो। अगर मीजोमेरिक नहीं है तो मतलब मीजोमेरिक मतलब रेजोनेंस है ना, प्लस एम लग रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं, और वो भी नहीं है तो फिर अपन प्लस आई से देखते हैं।
ये अपन इस टाइप से स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल कब मानेगा, जब उसे कोई इलेक्ट्रॉन दे, ये तो मानते हो। ओके, इस टाइप से अपन कवर अप करते हैं। और बैक बॉन्डिंग वाले कार्बोकेटाइन की मैंने लास्ट में एक बार जीओसी में ऑर्डर लिखाया था कि बैक बॉन्डिंग वाले सबसे ज्यादा, उसके बाद में कोई अगर कंपाउंड किसी भी कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिक हुआ है तो वो, और उससे पहले कौन सा, डांसिंग रेजोनेंस वाले, उसके बाद में सिंपल रेजोनेंस वाले, इस टाइप से थे। ओके, जैसे देखो इसमें बच्चों कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है। अल्फा एच काउंट करो, जिसमें अल्फा एच ज्यादा उसमें डेफिनेटली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ही लगाए, आप लोग लगा लेना। इसमें अल्फा एच 9 है, इसमें अल्फा एच 6 है, इसमें अल्फा एच 3 है, इसमें अल्फा एच 0 है। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। सेम केस इसमें बताओ अल्फा एच कितने हैं बच्चों, अल्फा एच 5 है, इसमें अल्फा एच 4 है, दिस वन इज मोर स्टेबल। ये डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन है, तो डांसिंग रेजोनेंस कार्बोकेटाइन 3 वाला अगर होगा तो वो तो बहुत ही खतरनाक होगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, सीपीएम कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इन शॉर्ट सीपीएम कार्बोकेटाइन। सीपीएम की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है ना। जैसे देखो एक तो मान लो ये है सीपीएम की स्टेबिलिटी दो दो के साथ डांसिंग रेजोनेंस, एक मान लो ये रहे जो रेजोनेंस कर रहा है, कौन सा स्टेबल ज्यादा, ये वाला स्टेबल ज्यादा, है ना। ये तो चलो दो है, तो अगर ये एक भी होता ना बच्चों, अगर एक भी तो भी स्टेबल ज्यादा ही होता ही, मान लो एक भी होता तो भी इससे ज्यादा स्टेबल होता। ये सिंपल रेजोनेंस वाला है, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला है, डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। क्लियर है। चलो इसमें ये कार्बोकेटाइन ना होता तो ये एरोमेटिक नहीं होता, तो अगर ये कार्बोकेटाइन नहीं होता तो ये एरोमेटिक नहीं होता, ये बात मानते हो। सॉरी, ये कार्बोकेटाइन ना होता तो भी ये एरोमेटिक होता, लेकिन अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे ना होता तो ये डेफिनेटली एरोमेटिक नहीं होता। इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन की वजह से ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये आज एरोमेटिक है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये देखो बच्चों बैक बॉन्डिंग वाले आगे, बैक बॉन्डिंग वाले कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ना सभी से, चाहे कोई भी आ जाए सामने तो बोले ये आ गया, चाहे कोई कुछ भी कर रहा होगा। ये ट्रिपोलियम आयन है और ये डांसिंग रेजोनेंस वाला है। अब बोले इन दोनों में ज्यादा कौन, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपोलियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा थी। ओके, इसमें कार्बोकेटाइन में एक अपने पास एक्सेप्शन भी था, क्या आपको याद है। वो एक्सेप्शन बच्चों ये था कि एक कार्बोकेटाइन ऐसा जो प्लस एच से स्टेबल हो रहा था जिसमें अल्फा एच 9 थे, दिस वन इज एक्सेप्शन। और ये बेंजीन के साथ लगा हुआ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा था, तो रेजोनेंस वाले हालांकि स्टेबल ज्यादा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेंट होता है रेजोनेंस, लेकिन इस केस में ये स्टेबल ज्यादा है। लेकिन ये कौन सा केस होना चाहिए, ओनली अल्फा एच जिसमें 9 हो, केवल उसी में, बाकियों में नहीं। जैसे 10 नंबर पे बोलना मुझे, चलो एक मान लो कार्बोकेटाइन ये है, एक मान लो कार्बोकेटाइन ये है, एक मान लो कार्बोकेटाइन ये है। चलो बताओ कौन सा स्टेबल ज्यादा, बोलो। ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, पहला वाला कम कर रहा है, थर्ड वाला कर ही नहीं रहा है। इस टाइप से कर लोगे। जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज लिखा, ये रेजोनेंस करने वाला आ गया, ये ज्यादा रेजोनेंस करने वाला आ गया, और ये बेंजीन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ये रेजोनेंस ज्यादा करेगा, थर्ड वाला, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला। क्यों, तो ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस नहीं करता। आपको शायद पता होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर चाहे कार्बोकेटाइन आ जाए, चाहे बेंजीन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो कभी भी पैरेलल प्रेजेंट नहीं होते बच्चों ना, वो ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे, सॉरी परपेंडिकुलर, मतलब ऑर्बिटल्स के पैरेलल में नहीं होते, ऐसे होते हैं वो, ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते और इसकी स्टेबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है। क्लियर है। ओके, ये कार्बोकेटाइन एक बार फिर से रिवाइज करो जीओसी में जाके फास्ट, क्योंकि रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे
तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी वो तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए बहुत अच्छे से। फिर भी मैंने रफली आइडिया आपको लिखाया था कि कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से है ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे ज़्यादा कौन से बच्चों, बैक बॉन्डिंग वाले। बैक बॉन्डिंग का मतलब नाइट्रोजन के बाजू में कार्बोकेटाइन आ जाए या फिर ऑक्सीजन के बाजू में कार्बोकेटाइन आ जाए, उनसे बढ़िया कार्बोकेटाइन है ही नहीं अपने पास स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। क्लियर है। उसके बाद में नंबर आता है डांसिंग रेजोनेंस वालों का। तो डांसिंग रेजोनेंस वालों का नंबर आता है, तो कौन सा डांसिंग रेजोनेंस, तो पहले बोलेंगे 3 वाले का, बाद में 2 वाले का। और ये 2 वाला जितना होता है ना उतना ही बच्चों ऐसा बोला जाता है कि ट्रोपोलियम की भी स्टेबिलिटी इतनी होती है ऑलमोस्ट ये 2 वाले की जैसी, है ना। उसके बाद में 1 वाले की, उसके बाद में ये अल्फा एच 9 वाला केस आ जाएगा। बाद में सिंपल रेजोनेंस वाले, उसके बाद में थोड़ी रेजोनेंस कम होने के बाद में जैसे अल्फा एच 6 स्टेबल वाले जो रेजोनेंस भी नहीं करे, उसके बाद में जो अल्फा एच कम, उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में कोई एक ऐसा कार्बोकेटाइन जनरेट कर दिया मैंने जो एंटी एरोमेटिक है, तो वो सबसे लास्ट में जो कि बनता ही नहीं है। तो इस टाइप से अपन एक रफली दिमाग में एक ऑर्डर लिखना है कि ये स्टेबल ज़्यादा, सर ये स्टेबल पहले बैक बॉन्डिंग वाले, डांसिंग रेजोनेंस वाले, और साथ में 1-2 एरोमेटिक वाले, उसके बाद में ये एक एक्सेप्शन केस, उसके बाद में रेजोनेंस वाले, उसके बाद में सिंपल रेजोनेंस, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, इस टाइप से चलता गया। एंटी एरोमेटिक कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो तो रीअरेंजमेंट तो छोड़ो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? तो कभी भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नेवर फॉर्म, वो बनते ही नहीं है। बाकी रीअरेंजमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।